अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ा एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि हम आज बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और उसमें सबसे मेन है कि DHA चेंज इन सिलेबस आर चेंज इन पैटर्न। क्योंकि फ्राम द 1 अप्रैल हमने नोट किया है कि जितने भी लोग टेस्ट के अंदर अपेयर हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर तो मैंने 2 दिन पहले जो है DHA की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की थी ताकि उनसे मैं पूछूं कि क्या चल क्या रहा है। तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया था कि DHA के सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस होती हैं तो हम ऑफिशियली उसके ऊपर मेंशन करते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर किसी ने देखना भी है तो आपने गूगल में जाकर सिर्फ CBT असेसमेंट गाइडलाइन DHA वो लिखना है। जितने भी टेस्ट हैं, फार्मासिस्ट का है, नर्सेज का है या MBBS वगैरह जिस चीज़ का भी टेस्ट है उन सब की सिलेबस गाइडलाइन वहाँ पर दी हुई है। तो सिलेबस के अंदर तो कोई चेंज नहीं है। तो हाँ, अलबत्ता उसने मुझे ये बताया कि पैटर्न के अंदर चेंजेस आई हैं। पैटर्न के अंदर चेंजेस इस तरह से आई हैं कि जैसे हम पहले PPSC का एग्ज़ाम देते थे तो क्या होता था कि एक दफ़ा पेपर देने गए तो सारे क्वेश्चन फार्माकोलॉजी में से होते थे, सेकंड टाइम जब देने जाते थे तो सारे क्वेश्चन होते थे फार्मास्यूटिक्स में से। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर सिलेक्टर कौन है। मुझे लगता है पहले जो था वो फार्माकोलॉजी का बंदा था, लेकिन अब लगता है कोई फार्मास्यूटिक्स का बंदा आ गया। लेकिन मसला ये है कि तैयारी अब कैसे करनी है, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स थे या पहले वाले जो नोट्स थे उनमें से मैक्सिमम 30 to 40 MCQs आ रहे हैं। और जिन लोगों ने दिया है उनका क्लियर नहीं हुआ तो मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया है। तो उन्होंने जो मुझे बताया है, उन्होंने मुझे ऐसे बताया है कि 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में से आ रहे हैं। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो SAR से आ रहे हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होता है उससे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक मेजर पोर्शन है वो केस स्टडीज़ का आ रहा है 40 to 50 MCQs। और उसके बाद जो है 20 to 30 MCQs जो हैं वो आ रहे हैं कैलकुलेशंस में से। ठीक है, और 15 से 20 जो हैं MCQs वो आपके आ रहे हैं जो है सिंपल बायोमेडिकल साइंस है या बिहेवियरल साइंस है उसमें से आ रहे हैं। तो उनमें से हमने तैयार क्या क्या करना है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, ठीक है, उसके बाद हम बात में करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी टेस्ट जो है वो इतने लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को। तो मेन चीज़ है अब हमें बुक से तैयारी करना लाजमी है। तो जो DHA की रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने 2 बुक्स से ही उन्होंने रिकमेंड की हुई है। नंबर 1 उन्होंने की हुई है रेमिंटन और नंबर 2 पे ऊपर उन्होंने बुक की हुई है फार्मेकोथेरेपी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच लेटेस्ट एडिशन। लेकिन ऑनलाइन अगर आपको मिल जाता है अच्छा है, आपकी कंट्रीज़ में तो पता नहीं, लेकिन इधर दुबई के अंदर मैंने उसका पता किया था तो यहाँ पर वो 650 दिरहम की बुक है। तो अगर आप Amazon वगैरह से भी वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब केस स्टडीज़ का जो मेजर पोर्शन आ रहा है ना 40 से 50 क्वेश्चन का, उसको क्लियर करने के लिए हमें वो बुक पढ़ना बहुत लाजमी है। अब टाइम देना पड़ेगा, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो जहाँ तक मैंने उनसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि कौन कौन से आए हैं ज़्यादा क्वेश्चन और क्या उनमें समझ क्या नहीं आ रही थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो ज़्यादातर बेसिक्स आ रहे हैं। बेसिक साइंस के मतलब के न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने ये एक फ़ोटो शेयर की है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, इनके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। उसके बाद एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के एक ही ड्रग के उन्होंने नीचे 4 स्ट्रक्चर दिए होते हैं। ठीक है, और पूछा होता है कि विच वन इज़ द मोस्ट पोटेंट फॉर्म, कि उस ड्रग की मोस्ट पोटेंट फॉर्म कौन सी है, कौन सा एक्टिव ग्रुप है जो वो सिलेक्ट अप करेंगे उसको मोस्ट पोटेंट बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन जो है ये एक ऐसा समझ लें मोस्ट पावरफुल टेक्निक है न्यू रिसर्च के लिए, न्यू डिस्कवरी के लिए। जिस तरह से हमें साल्ट्स का पता चलता है कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो वो जो सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की रिसर्च होती है वो हमें उसी से पता चलती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से। तो अब जो है 10 से 15 क्वेश्चन वो इसी के हवाले से भी डाल रहे हैं। और क्वेश्चंस बताने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपने कोलीग्स को जानता हूँ जो कि जिन्होंने अपना पेपर जो है वो कैंसिल करवा दिए, डिले करवा दिए, मतलब कि उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं देना चाह रहे, हम आगे करेंगे, पेपर देंगे।
तो लेकिन जो डिले नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक पीरियड होता है आपने अपना टेस्ट डिले करवाने का, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो लिखे हैं, जो मैंने पूछे हैं जिन्होंने रिसेंटली पेपर दिए हैं। तो उसके अंदर बेसिक जो हम बात कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि RNA DNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछने हैं, ग्लैंड्स टोटल कितने होते हैं बॉडी में, उनका काम क्या है उसके बारे में पूछने हैं, इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी सवाल आ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में भी, और ब्लड सेल्स के बारे में, स्पेशली द वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जा रहा है, और साथ साथ में लाइक एंटीबायोटिक्स के बारे में सवाल का भी आ रहे हैं, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह, इनके सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, इनकी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो किस ग्रुप की वजह से होती है, FNC जो कि फ्लोरोक्विनोल, उसके नाइट्रोजन बॉन्ड होता है या फिर कार्बोनेटेड बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है कि किसकी वजह से एक्टिविटी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद मेजर पोर्शन जो है वो फिर कैलकुलेशंस का भी है। कैलकुलेशंस में से मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी से आ रहे हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन से आ रहे हैं, और उसके बाद फाइंड द क्लियरेंस से आ रहे हैं, लाइक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में आ रहे हैं, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बारे में आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशंस में से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडीज़ के बारे में, जिसमें से एग्ज़ाम का जो है वो मेजर पोर्शन आ रहा है। तो मेजर पोर्शन के अंदर मतलब कि केस स्टडीज़ अब उस तरह के नहीं है जैसे पहले केस स्टडीज़ आती थी। अब इस तरह से है कि इवन के बैक्टीरियाज़ की वैल्यूज़ दी गई हैं, और उसके अंदर बताया गया कि कौन से जनरेशन के एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करी जाएगी, और एक बीमारी दी गई है लाइक डायरिया की सिचुएशन दी गई है, और उसके अंदर 4 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स बताई गई हैं, विच वन इज़ द बेस्ट। तो आपने उसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट को चूज़ करना है। तो केस स्टडीज़ के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी पेपर आ गया है आपका जल्दी कुछ दिनों के अंदर, तो जितना हो सके इन थोड़ी चीज़ों को कवर कर लें, मेडिसिनल केमिस्ट्री को कवर कर लें, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का जैसे मैंने बताया है, उसके बाद ग्लैंड्स का बताया है, उसके बाद बेसिक मेडिकल साइंस वगैरह का जो मैंने बताया उसको कवर कर लें, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। और केस स्टडीज़ के लिए अब ये है कि जिनके पास टाइम है तो उनको यही है कि वो रेमिंटन की बुक ले लें, या और फिर साथ में फार्मेकोथेरापी या पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच उसका लेटेस्ट एडिशन ले लें। इसके मैंने थोड़े से कुछ देखी हैं जो कि ये फार्मेकोथेरापी, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। केस स्टडीज़ उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो और कुछ नहीं, एग्ज़ाम के अंदर भी नहीं तो, लेकिन वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर या एज अ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वाली बुक, ठीक है। तो केस स्टडीज़ के बारे में भी होगी बात। और उसके बाद जो मेजर पोर्शन अभी इनका आ रहा है, मतलब कि मेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, उसको कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चन वो है सोशल बिहेवियर के, ठीक है, क्लिनिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के हवाले से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोजेनोमिक्स के बारे में पूछा गया है, ये मुझे हर बंदे ने बताया कि ये आ रहा था। और ग्राफ्स जो हैं वो दिए गए थे, और आस्क इज अबाउट विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड पोटेंट ड्रग A B C 4 ग्राफ्स दिए हुए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपने सर्च करना होगा। उसके बाद पूछा गया सोर्सेस ऑफ ड्रग के केस इस तरह का है कि एक फार्मेसी के अंदर आपने एक इंजेक्शन बनाना है तो आपने कहाँ से गाइडलाइन लेंगे। पहले जो होता था वो आंसर हमेशा यही होता था, अ हैंड बुक ऑफ द इंजेक्टेबल ड्रग्स, ठीक है। लेकिन अब हैंड बुक ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स जो है उसका ऑप्शन नहीं था एग्ज़ाम के अंदर, तो उसकी जगह पर ऑप्शन जो अब आ रहा है वो होता है माइक्रोमेडिक्स, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, USP स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन जो है वो 3 है। USP 797 है, 795 है, और USP 800 है। 797 जो होता है वो स्टीराइल ड्रग्स के प्रिपरेशंस के बारे में होता है, उसके अंदर स्टीराइल ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद 795 जो है वो नॉन स्टीराइल के बारे में होता है, और जो USP 800 है वो अकॉर्डिंग होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है कि अगर उनको किसी कॉन्टैक्ट हो जाता है किसी हैजर्डस सब्सटेंस के साथ, तो उनको कैसे, उनकी टेक केयर किस तरह से की जाती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो
सब कुछ मिला के पेपर इसी तरह से आ रहा है। तो पेपर का हम मेजर पोर्शन अगर काउंट करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें से आ रहे हैं तकरीबन 15 क्वेश्चन, उसके बाद केस स्टडीज़ में से जो है वो 50 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, और उसके बाद जो कैलकुलेशंस है उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से सोशल साइंस में से भी आ रहे हैं। उसके बाद जनरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं फार्मेसी रिलेटेड, कि फार्मेसी के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीज़ें, इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें से आ रहे हैं, पुराने जो पास्ट पेपर्स हैं। तो कोशिश यही करें कि एग्ज़ाम को जो है वो बुक से अब पढ़ कर दें, ठीक है। जिनसे हो सकता है वो अपना एग्ज़ाम डिले करवाना चाहते हैं डिले करवा लें, ठीक है। कुछ नहीं होता, कुछ थोड़ा अरसा लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अटैम्प्ट्स भी 3 है, उससे ज़्यादा आप अटैम्प्ट्स भी नहीं दे सकते। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि बुक से तैयारी की जाए। और उसके बाद जिनका पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। इन चीज़ों को जिनको मैंने बताया है उसको एक दफ़ा आप लोग कवर कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम ट्रेनी फार्मासिस्ट के बारे में। अब जो लोग चाहते हैं कि उन्होंने आना ही आना है दुबई, क्योंकि टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या जिन्होंने अटैम्प्ट दिए और क्लियर नहीं हुआ तो लेकिन वो फिर भी दुबई आना चाह रहे हैं, तो हम बात करते हैं फिर फार्मा एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो आप ट्रेनी फार्मासिस्ट के तौर पर आ सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपके वही ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वही रिक्वायर्ड है, लेकिन उनकी अटेस्टेशन जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होती। अगर हाँ अटेस्टेशन करवा कर आना ही है, क्योंकि आपने नेक्स्ट इन फ्यूचर जो है वो टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप जो है अपने 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूर अटेस्ट करवा लें, जिसमें आपकी जो है फॉर्म डी की डिग्री है और डिटेल मार्कशीट। इनको आपने अटेस्ट कहाँ से करवाना है, HEC से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद UAE एम्बेसी से, इधर से अटेस्ट करवा के हैं। जहाँ तक ट्रेनी फार्मासिस्ट की बात है तो सैलरी जो है ट्रेनी फार्मासिस्ट की वो 3000 टू 3500 है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो चेन फार्मेसी सेटअप्स हैं, तो उनको फार्मा एग्जीक्यूटिव की हमेशा ज़रूरत होती है और वो हायरिंग भी करते हैं। मैं खुद जो है वो एज अ फार्मा एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आया था, ठीक है। उसके बाद जाकर मैंने फिर एग्ज़ाम की तैयारी की और DHA एग्ज़ाम दिया। तो जो उन्होंने आना ही आना है तो फिर वो अपना विज़िट वीज़ा लें और आ जाएं, ठीक है। और बात यह है कि कोशिश करें कि मोस्टली सितंबर में आए। सितंबर से लेकर मार्च के दौरान जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उस दौरान में आए तो चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वैसे भी आम रूटीन में भी आती रहती हैं वैकेंसीज़, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर कुछ ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द दुबई वेदर को देखते हुए, तो उस टाइम पर ज़्यादा वैकेंसीज़ होती है, ठीक है। तो जिन्होंने आना ही आना है तो वो फार्मा एग्जीक्यूटिव के तौर पर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं DHA के टोटल एक्सपेंस के बारे में, कि टोटल DHA टेस्ट के ऊपर एक्सपेंस कितना आता है। तो सबसे पहले जो है वो DHA की एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है, उसकी फ़ीस जो है वो $240 है। उसके बाद डाटा फ्लो की जो फ़ीस है वो 1000 दिरहम है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी लेटर की जो फ़ीस है वो है 200 दिरहम। तो ये टोटल एक्सपेंस है। उसके बाद वीज़ा और उसके एक्सपेंस जो हैं वो आपके कंट्रीज़ टू कंट्री वेरी करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि जो एलिजिबिलिटी लेटर है उसकी क्या कहते हैं वैलिडिटी कितना होती है। एलिजिबिलिटी लेटर जो होता है उसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक होती है। आपका अगर एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया है तो आप 5 साल के अंदर दुबई में आकर एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन करें। अगर आप 5 साल के अंदर नहीं ज्वाइन करते तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा और दोबारा से अपना न्यू एलिजिबिलिटी लेटर जो होता है वो लेना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब, जो पाकिस्तान के जो काफ़ी सारे अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हैं वो बैन किए हुए हैं दुबई ने। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैन किए हुए हैं, तो उनके लिए अगर उनका टेस्ट क्लियर हो गया तो अगर वो आना चाह रहे हैं दुबई में तो उनके लिए पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो सिंपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये प्रोसीजर है कि अगर यहाँ पर आपका कोई जानने वाला है किसी कंपनी के अंदर या कुछ भी है तो कंपनी आपको यहाँ से वीज़ा इशू करे, ठीक है। वर्क वीज़ा आपने लेंगे, वो उसकी जो प्राइस है तकरीबन 6 लाख तक बनती है, 6 से 6.5 लाख, ठीक है।
वो लें, और वो साथ में वो कंपनी आपको NOC जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू करे कि ये हमारे पास काम करना चाहता है तो करे, अगर नहीं करना चाहता तो किसी भी कंपनी में हम इसको काम करना अलाउ करते हैं, वो आज़ाद वीज़ा की तरह होगा, ठीक है। तो वो किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। तो उसके लिए 6-6.5 लाख है, तो आपने वो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो आपका ठीक हो जाना है, 6-6.5 लाख। तो ये एक तरीका है जो जिनके ज़िला बैन है और उनको विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पर किसी कंपनी से कांटेक्ट करें, या कोई उनका जानने वाला है तो उससे कांटेक्ट करें, उससे कहें कि वो मैं किसी कंपनी का वीज़ा दिलवा के दे, ठीक है। तो कंपनी वो वीज़ा इशू करेगी, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। और एक सिचुएशन ये भी आई थी कि एक जो जिस तरह से हमारे पास जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि जिनकी एफिलिएशन होती है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उनकी एफिलिएशन नहीं थी, एफिलिएशन का इशू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आप पास आउट तो हो जाते हो, लेकिन आपकी डिग्री या कैटेगरी जो है ना, हेल्थ लाइसेंस जो होता है वो आपको इशू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से एक केस अभी आया था, तो उसका अकॉर्डिंग ये था कि वो लड़का जो था वो पास आउट हो चुका था 2019 में, लेकिन उसकी जो हेल्थ कैटेगरी आई थी वो मतलब कि केस फिनिश होने के बाद, एफिलिएशन होने के बाद 2022 में, ठीक है। तो उस हवाले से उसका जो एक्सपीरियंस था वो काउंट नहीं हो पा रहा था, तो DHA ने जो था वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उसका डाटा फ्लो रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी और उसका DHA एग्ज़ाम भी क्लियर था, लेकिन जो ये था क्या कहते हैं, जब उन्होंने DHA ने ये देखा कि उसकी जो क्या कहते हैं हेल्थ कैटेगरी, जो हेल्थ लाइसेंस है, जो डिग्री है, वो उसको मिली है लेट, ठीक है, वो 2022 में मिली है, तो एक्सपीरियंस जो था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर उसके लिए ये होता है कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने एक ऑप्शन रखा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना पूरा केस जो है ना, उसका एक एप्लीकेशन लिखकर भेजनी है, ठीक है। हमारा के ये केस है 2019 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, उसका आप ये डिटेल मार्कशीट देख सकते हैं। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा था उसका एफिलिएशन का इशू चल रहा था क्या कहते हैं कोर्ट में, ठीक है। एफिलिएशन का इशू जो क्लियर हुआ है वो अभी हुआ है, HECC से अभी क्लियर हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे जो हेल्थ लाइसेंस है वो अभी इशू हुआ है। तो काइंडली क्या कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस को काउंट करें वहाँ से जब मैंने डिग्री कंप्लीट की थी, तो और मुझे एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो इशू करें। तो उस लड़के को अब एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, उसने इस तरह से अप्लाई किया था। अगर इस तरह का भी कोई केस है तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये ना रहें कि मेरा हेल्थ लाइसेंस उसकी वजह से लटका रहा है और लेट आया है, तो अब मैं एग्ज़ाम के लिए और 2 साल वेट करूँ, तो इस तरह का कोई नहीं है। डिटेल मार्कशीट से आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिस तरह से मैंने सिचुएशन बताई इस तरह से है तो फिर आप उसी तरीके से अप्लाई करें। DHA को आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी साथ में भेजनी है, उसके अंदर सारी सिचुएशन लिखनी है, तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो ज़रूर जो है ना इशू कर देंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं जॉब सिचुएशन के बारे में। जॉब सिचुएशन जो है वो क्या कहते हैं थोड़ी सी सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन ये है कि जॉब्स मिल जाती है क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं वो फ्रेंचाइज हैं जो कि अपनी एक्सटेंशन भी कर रही हैं, अपने ब्रांचेस को बढ़ा भी रही हैं, तो फार्मासिस्ट की भी उनकी ज़रूरत है। हालांकि आप उन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, या फिर एक अकाउंट है डूबिज़ल, उसके ऊपर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन डिफरेंट कंपनीज़ को आप अगर गूगल के अंदर लिखते भी हैं टॉप 10 जो है फार्मेसी सेटअप्स कौन कौन से हैं UAE के अंदर, अगर दुबई के अंदर, तो आपके उसके अंदर लिस्ट आ जाए कि आप उनको लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करें। उनके वो वहाँ पर रेगुलरली जो है अपनी वैकेंसीज़ को पोस्ट करते हैं, और उनको फार्मासिस्ट, ट्रेनी फार्मा एग्जीक्यूटिव उनको हमेशा चाहिए ही होते हैं, और आप उधर से भी जॉब सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा टाइम भी ले लो तो 1, 2, 3 महीने मैक्सिमम आपको 2-3 महीने के अंदर जॉब ऑफ़र कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो जॉब सिचुएशन के हालात इतने भी वो नहीं है, तंग नहीं है। तो ये है कि, और हाँ, फार्मासिस्ट की सैलरी के बारे में बात करते हैं, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं तो वो तो आराम से 5,000 6,000 दे देती हैं, लेकिन जहाँ पर अगर कहीं पर कभी कभार वहाँ पर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, आप इंटरव्यू में जाते हो और सिलेक्ट नहीं होते, तो प्राइवेट सेटअप्स पे अगर आप जहाँ पर काम करते हो जिसकी सिर्फ सिंगल फार्मेसी है, जो खुद अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो वो आपको कम ही पैसे देगा, कम पैसे लाइक 3500 to 4000 4500 इसी के दरमियान में ही पैसे आपको मिलते हैं फिर। तो ये भी होता है, कहीं पर ज़्यादा है जॉब, कहीं पर सैलरी कम है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन बेस्ट सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस्ड होना,
क्योंकि दुबई की मार्केट में जब आप आते हो तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है। आपको यहाँ के सिचुएशंस का नहीं पता, इंश्योरेंस के साथ डील कैसे करने हैं, उसके बाद यहाँ के मल्टीनेशनल ब्रांड्स कौन से हैं, लोकल ब्रांड्स कौन से हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको जहाँ जितने भी सैलरी पर जॉब मिले उसको पहले पकड़ लें, ठीक है, काम को सीख लें। उसके बाद जब आप दूसरी जगहों पर वैकेंसीज आती है आप अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बुला लेंगे, क्योंकि आपको पास एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगा कि चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जॉब सिचुएशन अच्छी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आना चाहते हैं तो आएँ, लाजमी आएँ, अपना अप्लाई करें, किस्मत को आजमाएँ, किस्मत आजमाने से तरह के हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट में करें। और जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट में किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास नोट्स हैं और बाकी न्यू जो थोड़े बहुत नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालना है, ठीक है, उसके ऊपर मैसेज करें। जो न्यू नोट्स भी होंगे मेरे पास आएंगे वो भी मैं सेंड कर दूंगा। पुराने मेरे पास पड़े हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन उसमें से भी 30 से 40 क्वेश्चन पुराने पास्ट पेपर्स में से भी आ रहे हैं। तो ये ना हो कि नए के चक्रों में वो पुराने 40-50 MCQs भी हम निकाल बैठे। तो उन पेपर्स को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बेस्ट लेकिन यही है कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक सबसे बेस्ट है। बुक्स 2 बुक्स उन्होंने बताई हुई है, ओनली रेमिंटन बताई हुई है और जो है पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच जो है फार्माकोथेरेपी वो बताई हुई है, ये 2 बुक्स। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो तब तक आप मेहनत करें, पढ़ें और दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों के साथ रहें, टाइम गुजारें, ठीक है, और मेहनत करना नहीं छोड़ना, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह।